everyone. Hope you all are doing well. This is Jyoti Mishra. Today we are going to discuss a poem named The Second Coming. Actually, this is the second coming revealed in the last book of the New Testament, the book of Revelation, or the return of Christ after the rule of Satan in hell is exclaimed in this book, and this is a part taken from there. W.B. Yeats, he just tells us about the vision which he had, like a nightmare, that after World War I, the condition of the world is described in this poem, that there sheer anarchy is prevalent everywhere, a lot of bloodshed is there, and there's the people who are good, who know what is good and bad, they can differentiate it, but they are not able to oppose it. They don't just raise their voice against the wrongdoings of the people. So he tells us in this poem that how the people who are not sinners, who are good people, their silence is the biggest problem which creates anarchy or lawlessness. जो लोग हैं, जो आवाज उठा सकते हैं, जिनको मालूम है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा क्राइम बन जाता है. उन लोगों से भी ज्यादा बड़ा क्राइम है जो क्राइम कर रहे हैं. क्राइम करने वाला तो दोषी है ही, लेकिन क्राइम के अगेंस्ट जो आवाज उठा सकते हैं, वो जब चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, या अपने ही मतलब से शांत रहने लग जाते हैं और उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, तो वो उससे भी बड़ा क्राइम जो है पैदा होता है. तो लेट्स सी व्हाट द पोएट वांट्स टू से इन दिस पोएम अपार्ट फ्रॉम दिस, बट द सेंट्रल थीम इज दैट कि अगर अच्छी जो सोच है, जो अच्छी इंसानियत जो है, अगर वो अपना काम नहीं करती है, तो शैतान जो है अपना काम बढ़ाता जाता है और उसका जो एम्पायर है और बड़ा होता जाता है. क्योंकि जो अच्छे हैं, जो स्वच्छ हैं, जो उनकी सोच जो है वो साफ है, वो बोल नहीं रहे हैं, और वो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए शैतान अपने जो विंग्स हैं, यू कैन से, वो एक्सटेंड करता जाता है, अपनी पकड़ जो है वर्ल्ड के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है. ये जो पोएम है 22 लाइन्स की पोएम है, 2 स्टैंजास में डिवाइड की हुई है, लाइक ऑक्टेव ऑफ अ सोनेट. क्या है वो, उसकी फर्स्ट स्टैंजा 8 लाइन्स का है, और जो सेकंड पार्ट है इस पोएम का, वो एक पूरी सोनेट की तरह 14 लाइन्स की है. तो लेट्स रीड द पोएम. The poem goes thus: Turning and turning in the widening air, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. देखो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन बताई है, दैट टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइड. इमेजिनेशन है, ये एक व्यू है जो इसको दिख रहा है कि एक गैर है, एक क्या राउंड गोल गोल घूमता हुआ, जैसे वर्लपूल होता है तूफान का, उसके अंदर हर चीज जो है अपना बैलेंस जो है वो खो देती है. तो इसी तरह की जो एक स्पिरिट है, जो एनार्की की स्पिरिट है, जो बुराई की स्पिरिट है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो है हर जगह दिखाई देने लग गई है. जो भी अच्छाई है, या जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम अपनी अंतरात्मा की जो आवाज है, वी आर नॉट एबल टू हियर द वॉइस ऑफ अ सोल. तो इस वजह से क्या है, वी आर नॉट एबल टू सी दैट व्हाट इज रॉन्ग, एंड वी हैव टू अपोज द रॉन्ग, एंड लाइक दिस the soul becomes out of control, and soul cannot control the mind of a person. तो यहाँ पर हम जैसे कहते हैं कि आत्मा की आवाज सुनकर इंसान काम करता है, तो यहाँ पर इन लाइंस में फाल्कनर जो है, वो आप कह सकते हो हमारी अंतरात्मा है, हमारा जो इनसाइट है वो है जो हमें कंट्रोल करती है बुराई करने से. लेकिन यहाँ पर फैल्कनर के हाथ से, फैल्कन जो जैसे बाज का जो ट्रेनर होता है, वो उसको ट्रेन करता है, तो उसकी आवाज देने पर बाज जो है वो वापस लौट आता है. लेकिन जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है,
तो वो बर्ड जो है वो वापस लौट के नहीं आती, उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। यानी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी आत्मा की आवाज नहीं सुनती है। यही चीज यहाँ पर डिस्क्राइब की है। नेक्स्ट, mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. इन लाइन्स में वही शॉर्ट क्लॉज पॉजेज है जो ये समझा रहा है कि मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन किया है उस कंडीशन का जो अपनी इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमें दुनिया में देखने को मिल रही है। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, अपनी जो जरूरतें हैं उनके बारे में सोच रहा है। अच्छाई जो करने वाले हैं वो उनको कुछ नहीं परवाह है कि कोई क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है। वो सोचते हैं अब हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। और जो बुरे हैं वो तो ऑलरेडी ही बुरे हैं और वो बुराई ही करना चाहते हैं। इसमें ये समझाया है पोम में यहाँ पर इन 8 लाइन्स में कि वो करना ही नहीं चाहते हैं। दे हैव बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, मीन्स कि वो उस चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते, उसके अगेंस्ट जाना नहीं चाहते हैं। जो भी रीजन है या वर्ल्ड वॉर की रेयर मैसेकर की वजह से है, तो वो जो है इनको रोक रहा है, उनकी अंतरात्मा को, अपने आप को उसको अपोज करने से रोक रहा है। नेक्स्ट ही सेज, सेकंड स्टैंजा है, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, यानी पोएट कह रहा है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है रिवील होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, उसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूं। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। अब वो क्या कह रहा है कि सम, पहले उसने कॉन्फिडेंटली कहा है कि कोई रेवलेशन होने वाली है, और क्या है कि सेकेंड कमिंग होने वाली है। अब देखते हैं ये सेकेंड कमिंग किसकी है। जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसका लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन में तो क्राइस्ट की आने की बात कही है दोबारा, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। वो कह रहा है कि जैसे ही मेरे दिमाग से या मेरे मुंह से ये बातें निकली है कि सेकेंड कमिंग जो है वो होने वाली है, क्या हुआ है, व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडाई। तो ये फैंसी लैंग्वेज यहाँ पर पोएट ने यूज की है। ट्रबल्स माई साइट अ वेस्ट ऑफ डेजर्ट लैंड। क्या कह रहा है, उस विजन को देखकर, उस फिगर को देखकर मुझे इरिटेशन हो रही है, और हर जगह क्या है, एक वेस्ट लैंड दिखाई दे रहा है, जो बंजर जमीन दिखाई दे रही है। इस तरह का विजन पोएट को हो रहा है। अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। अब उसको जो फिगर दिखाई दिया है वो क्या है, जिसमें बॉडी जो है वो लायन की है और जो हेड है वो एक मैन का है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। और उसकी गेज जो है, जिस तरह से वो घूर रहा है, उसकी आंखों में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो बहुत ही पिटीलेस, मर्सीलेस है। उसमें कोई दया भाव नहीं है उसके लुक्स में। जैसे क्राइस्ट के अपोज बता दिया, बिल्कुल क्राइस्ट की आंखों में मर्सी दिखाई देती है, प्रेम और प्यार दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या है, उसको जो ये रिवील हुई है फिगर, इसकी आंखों में पिटीलेस है, पिटीलेसनेस दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बेरहम या क्रूर है। इस तरह से वो बता रहे हैं। तो बॉडी उसकी लाइन की है और हेड जो है वो उसका है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो कंट्रास्ट हमारे इंडियन माइथोलॉजी में वी नो दैट नरसिंह अवतार था, जिसमें जो हेड था वो किसका था, लायन का था, और बॉडी जो है वो ह्यूमन थी। यहाँ पर उसका अपोजिट दिखाया है। नरसिंह अवतार जो था वो बुराई को खत्म करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर पोएट जो कर रहा है ये अपोजिशन में दिखाया है क्राइस्ट के, और उसकी बॉडी जो है वो ह्यूमन है, लाइन की है, और जो हेड है वो ह्यूमन है। इट मीन्स इट हैज, इसका एक ये इम्प्लीकेशन है कि उसके पास पावर्स जो हैं, फिजिकल पावर्स के साथ साथ ब्रेन पावर्स भी हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द
मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्मार्टेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हेड जो है वो ह्यूमन का है, इसका मतलब उसमें ब्रेन पावर्स हैं, और फिजिकल पावर एक्सेस है क्योंकि वो बॉडी लायन की है, एंड लायन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन, यू कैन से फिजिकली इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, is moving its slow thighs while all about it wind shadows of the indignant desert birds। अब वो कह रहा है कि वो धीरे धीरे, उसको ये एक विजन है, पोएट का विजन है, याद रखना है आपको कि वो धीरे धीरे क्या है, ये जो फिगर है, ये जो जायंट फिगर है और जो खतरनाक फिगर दिखाई दे रहा है, वो धीरे धीरे क्या है आगे बढ़ रहा है, अपनी ह्यूज थाइस को, अपने उन पॉज को क्या है आगे बढ़ा रहा है। और जो ये डेजर्ट बर्ड्स हैं, डेजर्ट बर्ड्स एक्चुअली डेजर्ट की बर्ड्स ही नहीं, यहाँ पर ये एक रिजेम्बलेंस है ह्यूमन रेस को, जो अब क्या है एक डेजर्ट की बर्ड की तरह हो गई है, वो सिर्फ अपना मतलब देख रही है। एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो मर्सी फॉर ईच अदर, दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर्स पेन एंड ऑल दैट, and they are just selfish, they have become totally selfish and self-centered। तो उन लोगों को उन्होंने पोएट ने क्या है डेजर्ट बर्ड्स कहकर यहाँ बोला है। The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि डार्कनेस जो है वो फिर से हमारे ऊपर आ रही है, और इन 20 सेंचुरीज की स्टोनी स्लीप इसलिए कहा है क्योंकि फिर से मैं आपको बता रही हूँ पूरी पोएम का जो थीम है, ये ह्यूमन रेस का हार्ड हार्ट, जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, सेल्फिशनेस है, उसी के लिए कहा है। तो उसको हमने स्टोनी स्लीप इसलिए कहा है पोएट ने क्योंकि आपके अंदर हार्ट नहीं है। अब आप कहेंगे फिजिकली आपके अंदर हार्ट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, बट प्रैक्टिकली देखें हार्ट मीन्स हियर हैविंग इमोशंस, हैविंग मर्सी फॉर अदर्स एंड एवरी क्रीचर ऑन अर्थ। बट ऐसा अब नहीं है, ह्यूमन बीइंग जो है वो एकदम एनिमल के जैसा ही लाइफ सेल्फिश नीड्स के लिए ही बिता रहा है। तो इस चीज को यहाँ पर इसलिए कहा है, स्टोरी स्लीप के बारे में बताया है। वर वेक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल, और एक रॉकिंग क्रेडल तब आया था जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसकी आवाज से सभी को राहत मिली थी। दे वर ऑल सेटिस्फाइड दैट द सन ऑफ गॉड इज बॉर्न एंड द ह्यूमन रेस विल बी फ्रीड फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड द सिंस। बट नाउ दिस इज द सेकेंड कमिंग ऑफ अ डिफरेंट फिगर फ्रॉम क्राइस्ट। अलग चीज है, अलग डिफरेंट तरह का जो क्रीचर है वो बॉर्न हुआ है, जो कि क्राइस्ट नहीं है, एंटी क्राइस्ट है, क्राइस्ट का अपोजिट है, जिसको मर्सी का नाम नहीं पता है, जिसको दया का नाम नहीं पता है, उसे दया नहीं करनी आती है, और वो सिर्फ सेल्फिश है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए हैं। एंड वॉट रफ बीस्ट कहा है उसको, इट्स आर कम अराउंड एट लास्ट, स्लाउचेस टूवर्ड Bethlehem to be born। See, Bethlehem is the place where Christ was born। अब क्या है, क्राइस्ट की जगह ये बीस्ट है जो बेथलेहम की तरफ बढ़ रहा है। वो क्रेडल की सूदिंग साउंड नहीं है, बल्कि इसकी स्लाउचिंग की, जो धीरे धीरे इसके पॉज की, एक लायन बॉडी है, तो जैसे एक लायन अपने प्रे के ऊपर हाउ इट जस्ट पाउंसेस ऑन अ प्रे, कैसे अटैक करता है, वैसे ही ये जो बीस्ट है ह्यूमन रेस के एंड के लिए क्या है दोबारा जन्म लेके आए हैं। क्राइस्ट नहीं आए हैं, बल्कि एंटी क्राइस्ट क्रीचर जो है उनकी जगह पैदा हुआ है। एंड द रीजन फॉर दैट इज ओनली ह्यूमन बीइंग्स, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज एंड द सेल्फिशनेस ऑफ पीपल एंड द सेल्फ सेंटर्डनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें यही बताया है कि ये जो जन्म हुआ है, इस बीस्ट का जन्म हुआ है, उसका रीजन भी क्या है, खुद ह्यूमन बीइंग है, और इस ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए ही ये बीस्ट जो है ये पैदा हुआ है। तो इसका जो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी की,
जो चेंज ऑफ ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी से वो एनिमल इंस्टिंक्ट की तरह हो गया है, एनिमल्स की तरह बिहेव करने लग गया है ह्यूमन बीइंग, उसके बारे में ये बात कही गई है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो कंडीशंस इस दुनिया में देखने को मिली है, उसको देखकर ये विजन है, ये पोएट के माइंड में आया है, जिसको उसने इस पोएम के थ्रू जो है हम सबको बताया है. एंड दिस इज द वे दैट वी कैन जस्ट थिंक दैट इफ सच अ थिंग कम्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल हैव नो चॉइसेस. ये हमें ये बताती है कि अब भी समय है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं. पोइट्री या लिटरेचर का एक पर्पस गाइड करना भी होता है. तो जब भी कोई पोम, कोई वर्क लिखा जाता है, तो एक्चुअली उसका पर्पस यही होता है उस टाइम की जो कंडीशंस हैं उसको हमेशा लोग याद रखें एंड दे कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री से वो सीख सकें और जो गलतियां पहले हुई हैं वो दोबारा ना दोहराएं. तो इस पोम में भी यही बताया जा रहा है. वर्ल्ड वॉर 1 से हमें सीखना चाहिए था, लेकिन हमारे वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, और अब जो कंडीशंस हैं, चाहे ये पैंडेमिक टाइम है, वो है, तो इसमें आपको लोगों के अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं. ह्यूमैनिटी कितनी बाकी है ये आपको समझ आएगा, और आप में खुद में कितनी बाकी है आप इसको एनालाइज कर सकते हैं. एंड थ्रू लिटरेचर I think we can learn a lot, and we can become either a very good human being or we can just give birth to a beast. And a kind of beast is already born, that is corona we are facing right now, and we are the only people who are responsible for this, and we will be responsible to fight against it if we change our ways. So students, I think you all have understood this poem. If you have any doubts, you can ask me in the comment box. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe it. If you like my video, give a big thumbs up and share it with your friends and family. Till the next video, we'll meet again. Keep learning and enjoying literature.